नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत करते हैं मेरे एग्जाम क्लासेज पर। जो रीट लेवल फर्स्ट 2011 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हल करते हैं भाई आज। तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई? पहला क्वेश्चन था कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। तो देखना भाई, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम किसे कहेंगे? यानी कि घटता क्रम। घटता क्रम क्या कहलाता है? अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, छोटे की ओर, यही क्या कहलाएगा? अवरोही क्रम। यानी कि घटता क्रम या बड़े से छोटे की ओर जिस क्रम में लिखते हैं वही क्या है? अवरोही क्रम। तो देखो, इनमें सबसे पहले क्या लिखनी है? सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी, और अंत में क्या करना है? सबसे छोटी संख्या। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 42,03,756 सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है भाई? 42,03,675। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है? उसके बाद तीसरी बड़ी है 42,03,657। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 42,03,567। तो बताओ, तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, फिर चौथी दूसरी सबसे बड़ी है, फिर दूसरी सबसे तीसरे नंबर की बड़ी, और सबसे छोटी कौन सी है? पहली संख्या। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है अपने को? ये ऑप्शन अपने को मिल रहा है बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अवरोही किसको कहेंगे? घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर लिखना है। अगला क्वेश्चन है भाई कि 1 करोड़ बराबर है। तो ए ऑप्शन है 10 लाख के बराबर है, ए ऑप्शन है 100 लाख के बराबर है, बी है 1000 लाख के बराबर है, सी है 10 लाख के, और डी है 100,000 के। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 100 लाख को क्या कहते हैं? 1 करोड़ कहते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 100 लाख के बराबर 1 करोड़ हो जाएगा भाई। ये लो, ये होगा भाई। ठीक है, तो क्या कहेंगे? 100,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं, 100 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं, 100 करोड़ मिलकर 1 अरब बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही है भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5,09,04,988 को अंकों में लिखना है भाई। तो 5,09,04,988, ये लो, इनको लिखना है। तो 5 करोड़ किस तरीके से लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या लिखा हमने? 5 करोड़ लिखा भाई। 9 लाख कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। ये क्या लिखा हमने? 9 लाख। 4,000 लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार। ये क्या लिखा? 4,000। 900 कैसे लिखेंगे भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ों में क्या लिखा? 988। ऐसा कैसा लिख दिया? ये लो, यही बोला ना भाई, 5 करोड़, 9 लाख, 4,000, 988। कर दो इनका योग। 8 ऐसा कैसा, 8 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 4 ऐसा कैसा, 0, 9, 0, 5। तो ये क्या बन गया? 5,09,04,988। ठीक है भाई, तो ये कहाँ मिल रहा है? ये अपना डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई। तो मिटा दें इसको।
तो इसका क्या हो जाएगा भाई, लिखना है तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 5 करोड़ लिखा, 9 लाख लिखा, 4,000 लिखा, 900 लिखा, 88 लिखा, इन सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो चल इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला ऑप्शन प्रश्न क्या बोल रहा है भाई कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 इनमें से 29,642 पुरुष है, 28,167 महिलाएं, 6 बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बतानी है। तो कुल जनसंख्या कितनी है भाई, कुल जनसंख्या कितनी है भाई, कुल लिखेंगे तो कुल है 78,692। अच्छा पुरुष कितने, पुरुषों की बात करें तो पुरुष कितने, 29,000, पुरुषों की बात कर रहे हैं तो 29,642, ये लो। अच्छा महिला कितनी है, 28,167। तो बच्चे पूछ रहा है क्या, बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो बच्चों की कैसे बताएंगे, कुल जनसंख्या में से पुरुष और महिलाओं का जोड़कर घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, बच्चों की संख्या आ जाएगी, क्या ये आ जाएगी। तो पुरुषों की महिलाओं को तो जोड़ना है और कुल में से घटाना है। तो बताओ 7 और 2 9, 9 2 में से घटेगा तब 1 असल लेंगे तो 12 में से 9 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 3। अच्छा 4 और 6 10, 10 8 में से, अब बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 8 ही बचेगा ना। तो 4 और 6 10, 10 8 में से गएगा नहीं, तो एक आगे से असल लेंगे तो कितना, यहाँ बचेगा 5। 18 में से 10 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 8। अच्छा 6 और 1 7, 7 5 में से कर सकता है कि आगे से असल लेंगे तो क्या बचेगा, 6। ठीक है, आगे से बताओ 7 घटेंगे 15 में से तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी 8। अच्छा यहाँ क्या बचा, 7। तो बताओ 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। तो एक असल लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 17 में से 17 चलेंगे तो 0 और 6, तो 2 और 2 4, 6 में से 4 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को, ये ऑप्शन अपना हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही है। तो बच्चों की जनसंख्या कितनी है, 20,883 भाई। ठीक है, मिटा दें इसको, तो ए ऑप्शन इसका सही है भाई। अगला क्वेश्चन है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। तो पहले देखना भाई क्या होता है कि भाज्य में भाजक, भागफल और नीचे क्या बचता है, शेष। जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है, जिसका भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। भाग कितनी बार गया, भागफल और शेषफल कहलाएगा। ये 4 बातें याद रखनी है। अच्छा भाग हमने सही दिया है गलत दिया है चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इसमें क्या करते हैं प्लस शेष जोड़ देते हैं। ये लो, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं मैं भाग सही दिया है या गलत दिया है। तो बताओ अपना भाज्य भाग किस में देना है, 0 में 60 का देना है, तो भाज्य की जगह क्या आ जाएगा 0, भाजक की जगह क्या आ जाएगा 60। बताओ 60 का किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो भागफल क्या आता है 0 आता है, शेष भी क्या आता है 0 आता है। क्या हमने भाग सही दिया है चेक करने के लिए क्या करना है, बताओ भाजक को भागफल से गुणा करूंगा, 60 को 0 से गुणा करूंगा, 0 और 0 जोड़ूंगा तो भाज्य 0 के बराबर आएगा, क्या यही आएगा। तो इसको लिख सकता हूं भाज्य सबसे पहले लिखना है, तो भाज्य अपना क्या है, भाज्य यानी कि भाग किस में दिया 0 में। अच्छा भागफल क्या है, भाज्य 0, भाजक कितना 60, भागफल क्या है 0, शेषफल क्या है 0। तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि भाज्य 0, भाजक 60, भागफल भी 0 और शेषफल भी क्या है 0। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर। ये याद रखना भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। तो 25 पैसे और सिक्के कितने हुए, 15 सिक्के हैं, ले लो।
तो सिक्के 15 और 25 पैसे, इनको रुपए बना लूँ तो क्या होगा भाई, 25 को किससे गुणा कर दूं मैं, 15 से गुणा कर देता हूँ, और 100 ये पैसे है तो 100 का भाग लगाता हूँ, 100 पैसे का 1 रुपये बनता है, काटूंगा तो कितनी बार, 4 बार, इसको भी काटूंगा तो कितना, 3.75 रुपये बन गए। ठीक है, तो इसकी धनराशि बनाएंगे भाई, 25 पैसे के 15 सिक्के, तो कितनी धनराशि है मेरे पास, 3.75 पैसे अपने पास है, या फिर बोल सकता हूँ 3.75 रुपये है। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोल रहा है, 1 रुपये के 3 सिक्के, चलो 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, और 50 पैसे का एक सिक्का यानी कि 3.5 रुपये हो चुके हैं, और 25 पैसे का एक सिक्का और जोड़ देता हूं तो 3.75 रुपये बन रहे हैं, तो पहला के मान के तो बराबर है। दूसरा क्या बोल रहा है, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, अच्छा 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 1.5 रुपये, तो 3.5 रुपये हो गए, और 25 पैसे का एक सिक्का हो रहा है तो 3.75 रुपये बनते हैं, ये बात भी सही है। अच्छा अगला क्या बोल रहा है, 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसे, तो 3.75 रुपये तीसरे में भी बन रहे हैं। चौथा क्या बोल रहा है भाई, 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, और 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसे और जोड़ दूंगा तो 3.5 रुपये बनते, तो चौथे के बराबर नहीं है। तो न्यू उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, डी कथन अपना गलत है, चौथा कथन अपना गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये गलत है, यानी कि इसके मान के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन तो क्या, पहला दूसरा तीसरा तो सही है, चौथा गलत है, पूछा है चारों में से कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा, नहीं मिलान हो रहा भाई। ठीक है, ये धनराशि के बराबर नहीं है। तो चलें आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है कि भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। लो आरोही क्रम किसको कहेंगे, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा, आरोही क्रम लिखाएगा, लिखेंगे। तो भिन्न कौन सी, एक तो 2/9, 5/8, और क्या 1/3, और 5, सॉरी 1/3 और 3/4, ये 4 भिन्न है क्या। ठीक है भाई, तो इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लें, लेस से ले लें, तो 9 का, 8 का, 3 का और 4 का हर का क्या ले लें, लेस से ले लेते हैं। जब बड़ी भिन्न का पता करना हो तो लेस से को गुणा कर दूं सभी भिन्न को, तो 2/9 को मैं 72 से गुणा कर देता हूं, 5/8 को भी मैं क्या कर दूं, 72 से गुणा कर दूं, और 1/3 को मैं किससे गुणा कर दूं, 72 से गुणा कर दूं, 3/4 को भी मैं किससे गुणा कर देता हूं, 72 से गुणा कर देता हूं। तो आरोही क्रम क्या है, यानी छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, वही आरोही क्रम है। इसका भाग कितनी बार, 8, यानी कि पहली भिन्न का मान कितना आ गया, 16। अच्छा दूसरे को काट रहा हूं तो कितनी बार, 9 बार, 9 पंजो 45। तीसरे का भाग जाएगा कितनी बार, 38, यानी कि 24, और इसको काटूंगा तो कितनी, 18, 18, 54। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, देखो मान किसका, जिसका सबसे छोटा मान वो छोटी, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी, 16, तो 16 को लिख सकता हूं, 16 किसका है, 2/9। अच्छा दूसरी कौन सी है, 24, दूसरा सबसे बड़ा मान, देखो सबसे छोटा मान 16, उससे बड़ा कौन सा है, 24, 24 को लिख सकता हूं 1/3। अच्छा उसके बाद 45, 45 क्या है, 5/8, और उसके बाद क्या है, 3/4। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है अपने को, ये ऑप्शन अपने को मिल रहा है, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए इसका सही है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यही क्या है इसका आरोही क्रम है भाई। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए, तो 2 पेंसिलों का मूल्य बताना है। चलो करो, देखो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना,
5 पेंसिलों का मूल्य है 3 सही 3/4 को मैं लिख सकता हूँ, यही है ना रुपए। तो 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ये तो गुणा हो जाएंगे, ये भाग लेंगे तो कितना, इसको सरल कर लूँगा तो 15/4 × 5, ठीक है, बटे में 5 यानी कि इन दोनों का भाग, और 2 का चाहिए तो इसको 15/4 × 5 × 2 का, ये 1 पेंसिल का मूल्य आ गया। काट लो इसको कितनी बार, 2 बार, इसको कितनी 3, तो कितना 3/2 रुपये। ये किसका आ गया, 2 पेंसिलों का मूल्य। 5 पेंसिलों का मूल्य कितना, 3 से 3/4, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना, 15/4 में 5 का भाग लगाऊंगा, लगा दिया, तो 2 पेंसिलों का मूल्य कितना, 15/4 × 5 × 2, 2 को और गुणा लगा देंगे, ये 1 पेंसिल का मूल्य था ना, इसको 2 से और गुणा लगा दूंगा, 3/2 रुपये 1 पेंसिल का मूल्य आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पर, आसान क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन बताना अपने को कौन सा सही है। तो पहला क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है भाई। दूसरा बोल रहा है एक अभाज्य संख्या है, ये गलत है। एक संयुक्त संख्या है, ये भी गलत है। 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है। तो अपना क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अपना ए ऑप्शन सही हो गया कि भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात सही है भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर, तो इसका ए ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो 720 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 720 सबसे छोटे अभाज्य संख्या का भाग देंगे, तो कितनी बार गया, 2 बार, 302 का भाग देंगे तो 360, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का जा रहा है तो कितना, 180। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 90, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का कितना, 45। अब किसका जा रहा है, 3 का 2 का जाएगा कि नहीं, अब 3 का देंगे कितनी बार, 15, और फिर 3 का देंगे कितना, 5, और फिर 5 का देंगे कितना, 1। तब तक देंगे जब तक 1 नहीं है। बताओ इन सभी को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितनी बार है, 1 2 3 4। अच्छा 3 कितनी बार है, 1 2, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को लिखा हुआ, तो ये मिल रहा है डी ऑप्शन। तो यही अपना क्या हो गया, गुणनखंड हो गए, किसके, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है भाई। चलो किसके, 720 के। चलें अगले क्वेश्चन पर, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 425 और 476 का क्या मैथ से बताना है। चलो भाई, तो 425 और 476 का क्या बताना है, मैथ से, यानी कि एचसीएफ। क्या बताना है, मैथ से, HCF बताना है, ठीक है, HCF बताना है। तो 425 और 476 का मैथ से क्या होगा, ये अपने को पता करना। तो देखो वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को काटे। मैथ से वही होता है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, 425 और 476 को काटे। तो देखो 4 तो होगा नहीं, 4 इसको नहीं काटेगा। आगे क्या है, 5 इसको नहीं काटेगा। अच्छा 17 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। 51 इन दोनों को ही नहीं काट रहा, इनका अंतर भी कितना है, 51, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इनका मैथ से कितना जाएगा, इनका मैथ से आ जाएगा 17, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या 17 है जो इन दोनों संख्याओं को काटती है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 425 और 476 का मैथ से कितना है, 17 है। मिटा दें, चलें अगले क्वेश्चन पर। तो सी ऑप्शन इसका सही है भाई। अच्छा संख्या 90, 60, 75 और 35 का क्या बताना है, लेस से बताना है। चलो भाई 90 का, 60 का, 75 का और 35 का क्या बताना है, लेस है, यानी कि एलसीएम, ये अपने को बताना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, चारों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 90, 60, 75 और 35। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना शुरू करो। 2 का जा रहा है क्या है, हाँ जा रहा है भाई। 60 में 90 में कितनी बार गया, 45। 60 में कितनी बार गया, 30। 75 में जाएगा क्या, नहीं, ऐसा कैसा लिख दो। 35 में जाएगा क्या, नहीं, ऐसा कैसा लिख दो। फिर 2 का जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। 30 में जा रहा है 2,
45 में नहीं गया, 30 में 15 बार गया, 75 में नहीं गया, 35 में नहीं गया, ऐसा कैसा लिख दिया हमने। ठीक है भाई। अब 3 2 का जाएगा, किसी भी संख्या में नहीं जा रहा तो 3 का 2। 45 में कितनी बार? 15 बार। 15 में कितनी बार? 5 बार। 75 में कितनी बार? 25 बार। और 35 में नहीं जा रहा तो ऐसा कैसा लिख दो। अब फिर 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है 15 में कितनी बार? 5 बार। 5 में नहीं गया, ऐसा कैसा? 25 में नहीं गया, ऐसा कैसा? 35 में नहीं गया, ऐसा कैसा लिख दो। अब 5 का जा रहा है, 3 का जा रहा है कि नहीं? अब 5 का देंगे तो 5 का कितनी बार? 1 1 5। और 35 में कितनी बार जाता है भाई? 7 बार। अब बताओ फिर 5 का जा रहा है कि हाँ जा रहा है 1 1 1, 7 में नहीं गया, ऐसा कैसा? अब किसका देंगे? 7 का देंगे, कितना? 1 1 1 1। तो क्या आया? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, सॉरी 2 कितनी बार? 2 बार आ गया। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। और 7 कितनी बार? 1 बार। तो कर दो इनको गुणा। 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, और 5 को 5 से गुणा करूंगा 25, और 7 ऐसा कैसा? ये गुणा में 4 को जैसे 25 से गुणा करता हूँ तो 100, और 9 को 7 से गुणा करता हूँ तो 63, यानी कि 6300। ये कहाँ मिल रहा है? ये अपने को मिल रहा है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है भाई। ठीक है, तो लेसे लेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है। 63 से इनका लेसे हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितने दिनों में करेगा? ये लो। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है काम फर्स्ट, आदमी, दिन और घंटे बराबर काम कितना? सेकंड। ये लो। तो काम तो कितना? पहले काम करना था एक काम, एक मकान की पुताई इनकी एक काम करना था। आदमी कितने थे? 5 व्यक्ति। कितने दिन? 3 दिन काम करे। और घंटे कितने? 8। ये लो। काम तो वापस एक ही कराना है। आदमी कितना है इस बार? 1 है। दिन कितने? दिन तो अपने से पूछा है। और घंटे कितने? 4 घंटे। ये लो, कर लो इसको सोल्व। देखो, बराबर में कट सकते हैं, नीचे नीचे कटेंगे, ऊपर ऊपर के कटेंगे, और क्रॉस गुणा होंगे, ऊपर नीचे कट सकते हैं। तो 4 का भाग किस में दे दूं? 8 में दे दूं। कितनी बार गया? 2 बार। अब बताओ, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बताओ 2 को 3 से गुणा करूंगा 6, 6 को 5 से गुणा करूंगा 30, इनको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। यही क्या है? दिन है। ये डी लिखा हुआ है दिन के लिए। आज मेन, डे और घंटे, हावर। ठीक है, तो 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये लो, यानी कि काम कितने दिनों में होगा? 30 दिन में हो जाएगा भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर। ए इसका सही है। एक आदमी लगातार 30 दिन काम करेगा तो इस काम को पूरा करेगा भाई। कि परीक्षा में 4 विषयों के प्राप्तांक कितने? 200 है। तो 4 विषयों के प्राप्तांक, विषयों के अंक कितने? 200 अंक है भाई। 3 विषयों के प्राप्तांक, यानी कि 3 विषयों के प्राप्तांक कितने? औसत दिया है कितना है? 3 विषयों के औसत है कितना? 48। तो 3 विषयों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 48 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 144। जो पूछा अभी चौथी विषय का प्राप्तांक कितना हो गया, तो चौथी विषय है इसका कितना हो जाएगा? 200 में से 144 घटा देता हूं तो कितना है? 56 बचता है। तो 56 कहाँ आ रहा है? डी ऑप्शन इसका सही है भाई। कुल 4 विषयों का प्राप्तांक कितना है? 200। 3 विषयों का औसत 48 है, तो कुल अंक कितने 3 विषयों के? 144। 200 में से 144 घटा दूंगा तो चौथी विषय के बच जाएंगे कितने? 56 अंक। तो यही अपना क्या हो जाएगा? अंक है, 56 अंक आएंगे। तो ये अपना क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। मिटा दें इसको। चलो भाई, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने साइकिल 935 रुपए में 10% के लाभ पर बेची, तो उस साइकिल का कितने रुपए में खरीदी? भाई क्रय मूल्य बताना। तो देखो, यानी कि 10% का मतलब क्या? 100% में खरीदी।
क्रय मूल्य हमेशा हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। उसमें लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, और हानि होगा तो परसेंट घट जाएगा। तो बताओ क्रय कितना मूल्य, अच्छा विक्रय मूल्य लिख दें क्या, विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य कितना है, 100%, 10% के लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110%, ठीक है। अब देखो परसेंट से जब अनुपात निकलना हो तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। हम कर सकते हैं क्या भाई, 10 रुपए में खरीदी तो 11 रुपए में उसको बेच दी। अच्छा क्या बोल रहा है, वास्तव में कितने में बेची, 935 रुपए में। तो मैं बोल सकता हूँ 11 अनुपात के बराबर कितना है, 935। तो एक अनुपात का मान निकालने के लिए 935 में 11 का भाग दूंगा, और कुल क्रय मूल्य चाहिए तो 10 अनुपात में खरीदी तो 10 से गुणा कर दूंगा, 11 से काटूंगा तो कितनी बार, 85 बार इसमें भाग जाएगा। 10 से गुणा कर दूंगा तो 850, यही क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है भाई। तो कितने में खरीदी थी, 850 रुपये में खरीदी थी, ए ऑप्शन अपना सही है। क्रय कितने में, 10 में करी, यानी कि देखो परसेंट में लिखते तो परसेंट में नहीं तो बोलता 10% का मतलब 10 पे 1 रुपया कमाया, तो 10 में खरीदी तो 11 में बेची, ये इनका अनुपात आ गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली, 3 वर्ष बाद उसने 7250 रुपये वापस करता है, तो कुल कितनी राशि उधार ली थी। चलो भाई, तो देखो पहली साल के कितने 15% ब्याज देगा, ये ब्याज दे रहा है ना, दूसरी साल भी कितना 15%, और तीसरी साल भी कितना 15%। तो कुल कितना, इन तीनों को योग करेंगे तो कुल ब्याज कितना 45% कुल आ गया है, ये कुल है भाई, ठीक है। कुल ब्याज कितना देगा 45%। यदि 100% मूलधन मानता हूं तो कितना, मूलधन कितना 100%, तो मिश्रधन कितना 145%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 सॉरी 5 का भाग दूंगा तो 20:29, यानी कि 20 रुपये वो उधार लेता है तो 29 रुपये लौटाएगा कितने साल बाद, 3 साल बाद। ये बोल सकता हूँ क्या, सीधा कर सकते हैं, 100 रुपये उधार लिए तो हर साल 15% देगा, तो 3 साल में कितना 45% ब्याज दे देगा, तो 100 पे 45 रुपये ब्याज देगा तो 145 लौटाएगा। तो बताओ 20 लेता तो कितना देता, 29 देता। यही क्या हो गया, अनुपात आ गया मूलधन का और मिश्रधन का। तो वास्तव में कितने लौटा रहा है, 7250 रुपये लौटा रहा है। इसमें 29 का भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, 29 का भाग दे देंगे, और किससे गुणा कर दूंगा, 20 से गुणा कर दूंगा। ये एक अनुपात का मान, और ये किससे गुणा कर रहा हूँ, 20 से। 29 का भाग कितनी बार गया इसमें, 250 बार। 250 को 20 से गुणा करूंगा तो कितना 5000 अपना मूलधन आ गया। ये क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर, मिटा दें इसको भाई। मूलधन कितना 500 रुपये, दर कितनी 8% 6 माही, और समय कितना 6 माह। देखो दर जब 6 माही होती है ना, तो दर में क्या करते हैं, 2 का भाग करते हैं, आधी कर देते हैं, और समय को दुगना कर देते हैं। जब दर 6 माही होती है तो क्या करते हैं, दर को आधा समय को दुगना, तो 8 को आधा करूंगा तो कितना 4%, और समय को दुगना कर दूंगा तो 1 वर्ष बन जाएगा भाई, ये याद रखना। अब लगा दो बस, 500 × 4 × 1 बटे क्या कर दो 100 कर दो, काट देंगे तो कितनी बार 20। तो क्या आ रहा है 20 रुपये ब्याज के बन रहे, ए ऑप्शन अपना सही है। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन है, ब्याज दर 6 माही है तो दर आधी समय दुगना हो जाता है बस। तो दर आधी करेंगे तो 4%, और समय दुगना करेंगे तो 1 वर्ष बन जाएगा। तो बस निकाल दो 500 × 4 × 1 बटे 100, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर, ये ऑप्शन इसका सही है भाई। एक व्यक्ति x 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर y को बेचा, y ने उस वस्तु को 10% के लाभ पर z को बेचा। तो बताओ x ने किस मूल्य पर z को बेचा। चलो तो पहले 100 रुपये की वस्तु थी, x ने 10% की हानि पर बेचा, तो 100 पे कितना 10 की हानि यानी कि 90 में बेचेगा, इंटू
100 पे कितना 10% लाभ यानी कि 110, कर लो इसको सोल्व। तो क्या आ जाएगा, x ने जो x का सॉरी y का विक्रम मूल्य आ जाएगा और z का क्रम मूल्य आ जाएगा। काट दो इसको, 0 0 कैंसिल। तो 99 रुपये में बेचा किसने, y ने, और z ने कितने में खरीदा, 99 रुपये में खरीदा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। मिटा दें, चलें अगले क्वेश्चन पर। इसका तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है। तो गिलास, गेंद, बेलन तो समतल नहीं है, क्या होगा, ए ऑप्शन यानी कि प्लेन कौन सा है, कागज है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कागज। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर, मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य। असत्य कथन बताना। तो देखो, किसी बिंदु से गुजरने वाले दो किरणों से बनी आकृति कौन कहलाती है, बात सही है। यानी कि एक बिंदु है, इससे गुजरने वाली दो किरण, अच्छा किरण बोल रहा है क्या, रेखा नहीं बोल रहा, तो किरण बनाओ। तो पहली बात तो क्या कर रहा है कि एक बिंदु से दो किरण गुजार दें, ये लो, ये गुजार दें दो किरण, इनसे बनी हुई आकृति क्या कहलाएगी, कौन कहलाएगी। ये बात बिल्कुल सच है भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, ए में तो क्या बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है, ये बात तो सही है भाई, पहला तो सही है। कौन सा कथन, असत्य, तो पहला तो सत्य। दूसरा, कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि रेखाखंड क्या कहलाएंगे, एक बिंदु ये खींची, एक बिंदु ये खींची, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, एक रेखाखंड कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। ये लो, दूसरी बिंदु ये खींच देता हूं मैं, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दूं और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दूं, तो ये तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। यानी कि ये तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये बात भी क्या है, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इन तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखो रेखा क्या होती है, रेखा देखो दो प्रकार की रेखा होती है, एक तो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, और एक वक्र रेखा, ये भी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इन तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो अपने को ये नहीं पता रेखा सरल है वक्र रेखा है, यानी कि सरल रेखा होगी तो तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ये बात तो सच हो जाएगी पहली। लेकिन रेखा जब वक्र होगी ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो इनसे घिरी हुई आकृति से ये त्रिभुज थोड़ी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो रेखा का अपने को पता नहीं है सरल रेखा है या वक्र रेखा। जब रेखा की बात करें तो रेखा सरल भी हो सकती है और वक्र रेखा भी हो सकती है। तो तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज नहीं कहलाएगी, ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि अपने को रेखा के बारे में पता नहीं है सरल है या वक्र रेखा। तो ये बात गलत है। आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में क्या होगी, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई तो क्या होगी, बराबर होगी। ये लो, ये बात तो सही है। और कोण भी क्या होगा, 90 होगा। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा भाई। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा है, असत्य कौन सा है, सी है। तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा भाई। चले कि त्रिभुज में कौन सा कथन सत्य। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, अपने को सत्य की बात करें, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम, कोई जरूरी नहीं है, कोण कितना भी हो सकता है। नहीं, ये बात गलत है, पहली बात तो गलत है। बी क्या बोल रहा है कि एक कोण सदैव समकोण होता है, ये बात भी क्या गलत है। तीसरा बोल रहा है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी गलत है। और चौथा क्या बोल रहा है, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही। एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन कौन सा है, डी सही है अपना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। तो पहला गलत, दूसरा गलत, सी भी गलत और डी अपना सही है। ये बात अपना सही हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी सही है भाई, बाकी सभी क्या है, गलत है। अच्छा, ये ट्रायंगल दिया है भाई अपने को, त्रिभुज दी है, इसमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी। तो पहले गिनो, 1 2 3 तो हमने गिननी। चौथी क्या हो जाएगी, 1 और 2 को, त्रिभुज 1 और 2 को मिलाकर कितनी बन गई, 4। और पांचवी क्या हो जाएगी, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज किसनी, 3 को मिला देंगे।
1 2 3 को मिला दूंगा तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई, 5 है। चले मिटा दें इसको, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसमें कितने त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होगा, योग होता है। तो देखो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है। तो बहुभुज, इस बार बहुभुज कितना है, वर्गाकार है, इनकी 4 भुजाओं से, तो लिख दो n का मान कितना होगा, 4 - 2 गुणा 180, तो बताओ 360 डिग्री आ जाएगा। 2 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा, 2 को 180 से गुणा करूंगा तो 360 डिग्री। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का योग कितना होता है, 300, अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग पूछा भाई, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग करना तो n-2 इंटू 180, यानी कि n क्या है, भुजाओं की संख्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो इस बार भुजाओं की संख्या कितनी थी, 4। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4। तो 4 में से 2 चले गए तो कितना बचेगा, 2 और 180 से गुणा करूंगा तो 360, यानी कि वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360। मिटा दें इसको, चलें अगले क्वेश्चन पर। यह फॉर्मूला याद रख लेना भाई, लिख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सत्य है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। यह बात सच है कि एक वर्ग, देखो एक वर्ग को क्या बोल सकता हूं मैं, आयत बोल सकता हूं, क्योंकि आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और समकोण होना चाहिए। तो ये बात भी सही है। तो पहली बात तो क्या होगी, सही होगी कि एक वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पहली बात तो सच है। दूसरा बी क्या बोल रहा है भाई कि आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है, नहीं, आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, विशेष प्रकार का वर्ग नहीं हो सकते, ये बात गलत। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड है, ये गलत है भाई। प्रत्येक रेखाखंड एक किरण हो सकता था, ठीक है, कि प्रत्येक रेखाखंड एक किरण हो सकता था, ये बात अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। किरण क्या होती है, देखो एक बिंदु से ये होती है किरण, एक बिंदु से एक तरफ जितनी भी जाओ उतनी उसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है किरण। और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, सीमित होती है, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलते हैं, ये तो रेखाखंड है और ये क्या है, किरण है। तो किरण की लंबाई तो अनंत होती है, ठीक है, और रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। तो बताओ प्रत्येक किरण रेखाखंड हो सकता है क्या, नहीं। तो सी ऑप्शन भी क्या है अपना, गलत है। और चौथा क्या कि सरल कोण, द्विज्यु कोण 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होता है, तो डी भी क्या है, गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाता, ए ऑप्शन इसका सही होता, बाकी सब क्या है, गलत है। तो सत्य कथन कौन सा है, ए सत्य कथन है। ठीक है भाई, चलें आगे। एक मैदान का चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की कितनी लगा चुकी है, 775,000 सेमी लगा चुकी है। सेमी को मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो काट दूंगा तो कितना, 750 मीटर तो चक्कर लगा चुकी है, यानी कि 750 मीटर दौड़ चुकी है। इसमें एक चक्कर लगाया तो कितना, काटूंगा तो कितना, 3 तो चक्कर लगा चुकी है, 3 चक्कर तो लगा चुकी है, 3 चक्कर तो लगा दी। अब क्या बोल रहा है, तो वह कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर दौड़ उसकी पूरी हो जाए। तो 750 तो दौड़ चुकी है, और कितना दौड़ना है उसको, 2250 और दौड़ना है, उसमें भी किसका भाग लगा दो, काटूंगा तो कितनी बार, 9 बार। तो 9 चक्कर और लगाएगी, ये लो 3 चक्कर लगा चुकी है, 9 चक्कर और लगाएगी, तब उसकी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर दौड़ उसकी पूरी हो जाएगी। यानी कि 750 मीटर दौड़ चुकी है, 2250 मीटर और दौड़ेगी तो उसकी दौड़ कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर की हो जाएगी। तो पहले 3 चक्कर लगा चुकी है और उसे 9 चक्कर लगाने, ये कहाँ मिल रहा है अपना, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। तो ए ऑप्शन इसका सही है भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर। देखो 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मेट्रिक टन और 50 किलो को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहले ये देखो इनकी यूनिट जान लेते हैं। मैं बोलूं 1000 ग्राम किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम,
1 किलो के बराबर होगा, 1 किलोग्राम के बराबर। अच्छा 100 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 1 क्विंटल के बराबर होगा। ये लो 1 क्विंटल के बराबर। और 10 क्विंटल, 10 क्विंटल किसके बराबर होगा? 1 मेट्रिक टन के बराबर, 1 मेट्रिक टन के बराबर। ये लो, ये इकाई होती है कुछ। अब क्या बोल रहा है? 12 तो मेट्रिक टन है, 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल, 8 क्विंटल। ये लो 8 क्विंटल, इसको किस में से घटाना है भाई? 8 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन। और क्विंटल की बात नहीं कर, आगे क्या कर रहा है? 50 केजी, 50 किलोग्राम। 12 मेट्रिक टन और 8 क्विंटल को किस में से इसको किस में से घटाना है? 8 मेट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाना है। ठीक है, अब घटानेंगे तो बताओ, देखो यहाँ क्या किलोग्राम में, देखो इकाई क्या क्या लिए? मेट्रिक टन, क्विंटल और किलोग्राम। 0 किलोग्राम नहीं दिया तो 0 कर दो। दिया क्या है? 8 मेट्रिक टन, क्विंटल नहीं दिया, किलोग्राम दिया तो क्विंटल 0 कर दो, बस ये तो करना है। तो 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल में से क्या घटाना है? 8 मेट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाना है। तो बताओ 50 किलोग्राम में से 0 में से घटेगा, आगे से लेंगे तो 1 क्विंटल आएगा। तो 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलो होते हैं। तो 100 में से 50 से लेंगे तो कितने बचेंगे? 50 किलोग्राम। ये लो, यहां क्या बचा? 1 क्विंटल इधर गया ना, तो अब क्या बचा? 7। तो 7 क्विंटल ऐसा कैसा लिख दो? ये लो 7 क्विंटल ऐसा कैसा लिख देंगे? अच्छा 12 में से 8 चला गया तो 4 मेट्रिक टन ऐसा कैसा लिख देंगे? यही अपना क्या हो जाएगा? 7 मेट्रिक टन, सॉरी 4 मेट्रिक टन, 7 क्विंटल और 50 किलो। ये कहां मिल रहा है अपने को? ये अपने को मिल रहा है बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यूनिट याद रखनी है कि 50,000 ग्राम में 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल और 10 क्विंटल में कितना? 1 मेट्रिक टन होता है भाई। ठीक है, ये याद रखना, तो हम फिर कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इनमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डब्बे भरे जाते हैं। तो डब्बे की क्षमता बतानी है, तो कुल कितना? 400 लीटर। ठीक है, अब देखो यहां क्या कर दूं? 0 चलो कितना लिया? 12 तो लीटर और 500 मिलीलीटर। देखो क्या होगा? 500, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है भाई, ये याद रखना। 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। अब घटा दो इसको, बताओ 0 मिलीलीटर है क्या? मिलीलीटर, तो 1 असल दूंगा तो यहां कितना बचेगा? 399। यहां क्या बन गया? 1000 लीटर बन गया। ठीक है, जैसे 1 असल जाएगा तो लीटर को मिलीलीटर, तो 500 तो मिलीलीटर, और इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 387 भाई। 399 से 12 घटाऊंगा तो 387। इसको लिख सकता हूं या डायरेक्ट लिख सकता हूं? 387.5 लीटर, ऐसे भी लिख सकता हूं ना। देखो 500 लीटर का आधा लीटर बनता है, तो लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। या इस तरीके से लिख के घटा दो। अब कितने डब्बों में भरा? 25 डब्बों में भरा। पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। अच्छा 25 का भाग इसमें कितनी बार? 10 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25, बच गए कितने? 13, उतार लिया 7, 25 पंजो 125, बच गए कितने? 12, उतार लिया 5, फिर 5 और 10 का भाग दूंगा तो कितना? पॉइंट, यानी कि 15.5 लीटर को क्या लिख सकता हूं मैं? 15 तो लीटर और 500 मिलीलीटर। ये कहां मिल रहा है अपने को?
ये अपना ऑप्शन कहाँ हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन अपना सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। ये लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। कि घड़ी में सबसे बड़ी सुई किसी एक अंक से ठीक अगले अंक पर पहुंचने में लेने वाला समय कौन सा कथन है सत्य है। तो देखो घड़ी की सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है, मिनट वाली सुई होती है। तो जैसे ही मैं बोलूं 12 से 1 पर पहुंचेगी तो कितना लेगी, 5 मिनट लेगी। ये बात सच है। अच्छा 5 मिनट को सेकंड बना दूं तो 300 सेकंड लेगी। ये बात भी सही है भाई, सही है ना ये बात भी, ये सेकंड लेगी। और मिनट को घंटे में बनाऊं तो 5 मिनट में 60 मिनट का भाग लगा दूंगा। जैसे घंटे बनाना हो तो 60 का भाग लगाते तो 1/12 घंटे। ये बात भी सच है। और 1 घंटा ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, चौथा ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा ए सही है, बी सही है और सी सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। तो ये बात अपने क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 घंटा नहीं लेती भाई, सबसे बड़ी सुई एक अंक से ठीक अगले अंक पर पहुंचने में 1 घंटा नहीं 5 मिनट लेती है, 300 सेकंड लेती है, या फिर 1/12 घंटे लेती है भाई। ठीक है, ये तीनों बातें सच है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बात गलत है भाई, 1 घंटा नहीं लेती, तो अपना गलत ही बताना था। चलो अगला क्वेश्चन क्या, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई कितनी 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5-5 मीटर की चौड़ाई की घास लगानी, तो घास का क्षेत्रफल बताना है। तो आयताकार है कितना, 60 और 40। ये कितना है 60, ये कितना है 40। देखो इसमें क्या करने हैं, 5-5 सेमी का और बढ़ा दूंगा तो देखो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में कितना हो जाता है 5। देखो यहाँ तक तो कितनी, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी 60 थी, 5 ही होगी, 5 ही होगी, तो कुल कितनी हो गई 70 हो गई। अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो कितनी थी 40 थी, 5 ये बढ़ गई, 5 ये बढ़ गई, तो कुल कितनी हो गई 45 हो गई। बोल सकता हूँ ना। तो कुल क्षेत्रफल में से क्या करूँगा, तो 70 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 70 इंटू 50 ये तो क्या हो गया, बाहर वाली पूरे का क्षेत्रफल होगा इसका, और माइनस क्या कर दूंगा 60 इंटू 40, तो कुल कितना 7×5 3500 में से क्या घटा दूंगा 2400 वर्ग मीटर घटा दूंगा, तो 1100 वर्ग मीटर होगा। तो देखो ऑप्शन देखो 1100, पहला बोल रहा है 1100 मीटर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा 525 वर्ग मीटर, ये गलत है। तीसरा है 1100 वर्ग मीटर, ये बिल्कुल सही है अपना। तो घास लगाएंगे ना इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में घास लगा रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1100 वर्ग मीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा, ये याद रखना। चलें अगले क्वेश्चन पर, कि एक आयताकार फ्रेम है, ये लोग हमने फ्रेम लिखी एक्स, इसकी लंबाई कितनी 90 सेमी, चौड़ाई कितनी है 70 सेमी। दूसरी फ्रेम है वाई फ्रेम है, इसकी 80 सेमी लंबाई चौड़ाई बराबर है भाई, इसकी भी 80 सेमी। ये लो दोनों की 80-80 है ना, लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है, वर्गाकार है, ये आयताकार। अच्छा कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, फ्रेम एक्स का परिमाप 363 वर्ग सेमी। तो परिमाप हमेशा किस में होता है, सेमी या मीटर में होता है, वर्ग में नहीं होता। ये बात है ना, परिमाप हमेशा क्या आता है सेमी या मीटर में ही आएगा, ठीक है, वर्ग में नहीं होगा। तो पहली बात गलत है भाई, वर्ग सेमी तो नहीं होगा। दूसरी वाई का परिमाप वर्ग सेमी में नहीं होगा, ठीक है। दोनों का परिमाप एक्स तथा वाई का परिमाप बराबर है। देखो 70 तो ये भी कितना होगा 70 तो 140, 90 तो ये भी कितना होगा 90 तो 180, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 320 सेमी होगा। ये बात तो सच है। इसका कितना 8 8 8 8 चौक 32 यानी कि 320 सेमी होगा इसका भी। लेकिन क्या बोल रहा है आगे 320 वर्ग सेमी, तो ये बात भी गलत है। दोनों का परिमाप एक्स वाई का परिमाप 320 सेमी के बराबर है, ये बात सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि दोनों का परिमाप 320 वर्ग सेमी नहीं होगा, 320 सेमी होगा। ये याद रखना कि वर्ग में नहीं होगा, सेमी में होगा, ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल में आता है, घन में क्या आता है आयत आता है। तो बस इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।